हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। नीति निर्देशक जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो टॉपिक हमारा जो भाग 3 है, उसमें आज हम एक कौन सा अनुच्छेद की बात करेंगे? 41 से आगे के जो हमारे अनुच्छेद है उनके बारे में। तो सबसे पहले 41 की बात करें तो 41 क्या है? जो कुछ दिशा है जैसे काम है, शिक्षा है या लोक सहायता है, इसके अधिकार के बारे में क्या है? राज्य अपनी सामर्थ्य या विकास के भीतर रहकर इनको क्या करेगा? इनको काम दिलाने का जो अधिकार है, शिक्षा पाने का जो अधिकार है, उसको क्या है? राज्य इनकी सहायता करेगा। जैसे कि बुढ़ापे में पेंशन देने का, कोई जिसकी डिसेबिलिटी यानी अपंग है कोई, और जो अन्य अभाव है तो इनको क्या है? रोग क्या है? उनको क्या है? पेंशन देगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इस अनुच्छेद के माध्यम से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं क्या? लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। जैसे कि राज्य अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और वो विकास की सीमा के अंदर रहकर क्या करेगा? काम पाने का अधिकार देगा या शिक्षा पाने का अधिकार देगा। बेगारी हो, वो बुढ़ापे में, डिसेबिलिटी हो, इन अभावों में क्या है? राज्य जो है लोक सहायता भी देगा। जैसे कि पेंशन। कौन कौन से अधिकार हो? राज्य अपनी सामर्थ्य सामर्थ्य और क्या? विकास की सीमा के भीतर रहकर के क्या करेगा? काम पाने का जो अधिकार है, काम काम देने, शिक्षा देना और क्या है? बेग बेगारी बेकारी, बुढ़ापे में बुढ़ापे में और निशक्त यानी डिसेबिलिटी के टाइम, यानी अपंगता के होने पर। और कह सकते हैं अन्य अभाव, अभावों के इन इन सबको क्या है? राज्य क्या है? लोक सहायता देगा। इसका मतलब है पेंशन। एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में लिखें, वो है पेंशन। अब बात करें अगले अनुच्छेद किसके बारे में? 42 के बारे में। 42 किसकी बात करता है? जो कार्य है वो न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दया भाव से होना चाहिए। और जो प्रसूति सहायता है, जो गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराते हैं, वो भी हमारे अनुच्छेद कौन से में आती है? 42 में। तो इसी में लिखेंगे अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 इसकी बात है।
की न्याय संगत न्याय संगत न्याय संगत क्या होना चाहिए? होना चाहिए। और जो प्रसूति सहायता दी जाती है, और किस भाव का होना चाहिए? न्याय संगत के साथ साथ किस भाव का होना चाहिए? मानवीय दशा में। मानवीय काम न्याय संगत और मानवीय दशा में होना चाहिए। और जो प्रसूति सहायता है, उसकी जो सहायता का उपबंध है, वो भी किसमें? जो गर्भावस्था के दौरान किसको दी जाती है? जो महिलाओं को जो सहायता प्राप्त कराई जाती है, जिसे बोलते हैं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता ये कब दी जाती है? गर्भावस्था गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता उपलब्ध करना। करना ये कौन से अनुच्छेद में आती है? हमारे 42 उद्योग में। अब बात करेंगे आर्टिकल 43 की। अनुच्छेद अनुच्छेद 43 क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग है, उनको जो बढ़ावा देने की बात है, जो हमारे किस में है? वो आर्टिकल 43 में। यानी किसी को निर्वाह देना, मजदूरी मिलना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, इनको बढ़ावा देने की जो बात है, वो हमारे कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 43। लिखेंगे उद्योगों के प्रबंधन प्रबंधन में श्रमिकों श्रमिकों को क्या? निर्वाह मजदूरी मिलना। और क्या हो? जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, जैसे कि सिलाई मशीन है, और कढ़ाई की एग्जाम्पल इसके तौर पर लिखें, सिलाई, कढ़ाई, इस प्रकार के जो उद्योग बनते हैं, इनको क्या हो? बढ़ावा मिले। ये है हमारा आर्टिकल 43। अब 43 का की बात करें, अनुच्छेद 43 का 43 किसकी बात करता है? 43 करता है जो ये उद्योग धंधे का जो प्रबंध है, उसमें क्या है? राज्य जो है भागीदारी के रूप में को हो, राज्य उसमें अपना क्या निभाए? दायित्व निभाए। क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में
श्रमिकों की भागीदारी। भागीदारी में क्या हो? भागीदारी में भागीदारी राज्य के दायित्व है। हाँ, और इसी में क्या हुआ है, जो सहकारी राज्य संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में, और इस क्या हुआ था, 97वां संशोधन 2011 में किसकी बात की गई थी? राज्य सहकारी सहकारी संस्थाओं संस्थाओं की क्या करेगा? स्थापना में बढ़ावा देगा। स्थापना को क्या देगा? बढ़ावा देगा। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? हमारे संविधान में। कौन 97वां संविधान संशोधन संशोधन और ये कब हुआ था? 2011 में। और और संविधान में इसके लिए एक भाग और जोड़ा गया था, सहकारी समिति के नाम से। सहकारी समिति। और ये भाग कौन सा था? 9 का भाग बी। ये था हमारा भाग। और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, उसका जिक्र है 243 जेड एच से है 243 जेड टी तक। इसका जिक्र हम किस में है? सहकारी जो समिति है उनका जिक्र जो है इन अनुच्छेदों में। और अगले अनुच्छेद की बात करें, वो है समान नागरिक संहिता के बारे में, यानी कॉमन सिविल लॉ के बारे में। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा है? 44। ये किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड के बारे में। कॉमन सिविल कोड यानी इसमें क्या है, जो सभी नागरिकों के लिए क्या हो, जैसे विवाह हो, तलाक हो, गोद हो या उत्तराधिकारी जो नियम है वो एक जैसे हों। इसमें क्या कहा गया है? सभी नागरिकों सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और क्या है, जो अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति को अपने वंशजों को देना, यानी कह सकते हैं उत्तराधिकारी। वंशजों को देना, कह सकते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आदि जो मुद्दे हैं, आदि मुद्दे वो क्या हो, सभी के लिए क्या हो, समान हो। और इसी के नियम को सबसे पहले किसने लागू किया था? लागू सबसे पहले किया था इसको लागू गोवा में। सिविल सिविल कोड में तो कौन आ जाते हैं? सिविल में आ जाते हैं तलाक, विवाह, गोद, नामे, ये जो
ये क्या है, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं हुई, यानी ये अभी सभी के लिए समान ही है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, सीआरपीसी, जो जैसे कि किसी गोली मार को अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई कितना गरीब हो, अगर उसने गोली मारी है, हत्या किया किसी को, तो सबके लिए क्या है, सबके लिए समान, यानी समान दंड का प्रावधान है। इनको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। और ये होते हैं सिविल लॉ, यानी सिविल सिविल। इनमें क्या है, इनको भी क्या है, समान बनाने की बात की गई है। इसी का जो हमारे अनुच्छेद कौन से में, 14 में। अब बात करें अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 45। 45 बात करता है, 45 किसकी बात करता है, 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है, उनकी बाल अवस्था की देखभाल क्या है, वो भी कौन करेगा, राज्य करेगा। 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष के आयु के बालकों की, या बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल्यावस्था में देख रेख की जो जिम्मेदारी है, वो कौन, उसकी व्यवस्था है वो कौन करेगा, वो राज्य करेगा। देख रेख के साथ साथ किसकी, शिक्षा की, शिक्षा का उपवन कौन करेगा, राज्य करेगा। अब बात करें आर्टिकल 46 की। 46 में की बात करें तो 46 किसकी बात करता है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो शिक्षा है, आर्थिक हित है, उसे समान न्याय है, इसकी भी जो व्यवस्था है, वो वो कौन करेगा, राज्य करेगा, उनको वृद्धि के लिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 46। अनुसूचित अनुसूचित जाति, जनजाति तथा जो दुर्लभ वर्ग हैं, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ किसकी, शिक्षा के साथ जो समान न्याय, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, आर्थिक हित, आर्थिक हित और क्या है, समान न्याय। समान समान न्याय की व्यवस्था करेगा। ये चीज कौन करेगा, राज्य करेगा। अब अगली की बात करें, अनुच्छेद 47, 47। अनुच्छेद अनुच्छेद 47।
जो 47 है वो किसकी बात करता है? पोषणहार, पोषक युक्त भोजन की बात करता है। और जो मादक पदार्थों का जो सेवन पर रोक है, जैसे ये भी कौन से हमारे अनुच्छेद में आते हैं? 47 में। जैसे जो रोग कहाँ कहाँ पर है? बिहार में है, गुजरात में, जो शराब बैन है, ये भी पोषक लिखेंगे, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और इसी के कारण क्या हुआ? जो बैन है, जो मादक पदार्थों पे रोक है, वो राज्य किस आर्टिकल के आधार पर लगाता है? आर्टिकल 47 के आधार पर। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, वो भी किसके आधार पर लगाता है? इसी के आधार पर। अब अगले अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 48, 48 की बात करें तो 48 किसकी बात करता है? 48 बात करता है कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गौ हत्या पर रोक लगाई है, वो भी किस आर्टिकल के तहत लगाई है? आर्टिकल 40 के तहत। तो इसी को लिखेंगे, कृषि और पशुपालन, पशुपालन की व्यवस्था। और क्या है? जो गौ हत्या पर रोक है, वो भी किस आर्टिकल के तहत लगी है? गौ हत्या पर रोक, वो भी हमारे आर्टिकल 48 के तहत ही राज्य वो लगाती है। और एक अनुच्छेद है 48 है, इसको क्या है हमारे संविधान में, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या है जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48A। सबसे पहले बात करें, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संविधान संशोधन। और एक कब हुआ था? 1976 के द्वारा। और इसमें इसमें क्या बात कही गई थी? जो राज्य क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, और जो वन और वन्य जीव है उनकी रक्षा करेगा। इनके लिए पहले एक एक्ट आ चुका था, वो कौन सा एक्ट था? वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही। इसके बाद इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे आर्टिकल 48A में जोड़ा गया था। तो लिखें, राज्य राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा
तथा क्या है, जो वन और वन्य जीव है उनकी रक्षा करेगा। वन और वन्य जीव है, वन्य जीव की रक्षा करेगा। इनसे पहले क्या होता है, इसके लिए एक एक्ट आता है, वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। कौन सा एक्ट आया था? वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कब का है? 1972 का। इसी के बाद इसमें संविधान में 42वें संविधान संशोधन होता है और इसको हमारे डीपीएसपी में अनुच्छेद 48A के तहत इसको हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 49 के बारे में। अनुच्छेद 49। 49 किसकी बात करता है? 49 बात करता है जो हमारे राष्ट्र महत्व के जो स्मारक हैं, कोई संस्थान है, कोई वस्तु है, उसके जो संरक्षण के बारे में, जो संरक्षण है उनकी जो उनका जो संरक्षण कौन करेगा? वो है राज्य करेगा। इसके बारे में बात कही है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्मारकों कोई या स्थान है, कोई स्थान है और कह सकते हैं वस्तु है, कोई कीमती वस्तु है, तो उनका भी जो संरक्षण है कौन करेगा? राज्य करेगा का संरक्षण। अब अगली आर्टिकल की बात करें, वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 की बात करें तो 50 किसकी बात करता है? कार्यपालिका के, न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। इसके बारे में बात करता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कार्यपालिका यानी सरकार, इसका जो काम होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, लेकिन जो न्यायपालिका का काम होता है उसकी जांच करना और उसकी समीक्षा करना, ये होता है किसका काम? न्यायपालिका। इनमें कोई मतभेद ना हो इसी के लिए इनको क्या किया, इनके है शक्तियों का पृथक्करण किसके द्वारा किया है? अनुच्छेद 50 के द्वारा। जैसे कि अब सबसे पहले बनाएंगे, जैसे कि सरकार है हमारी, सरकार एक होती है कौन सी? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जैसे होती है संसद। संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून बनाना। और दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका कौन होती है? वो होती है जो जिसकी सरकार होती है, जैसे कि इस समय है बीजेपी की, तो उसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, क्रियान्वयन करना।
क्रियान्वयन करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करना, ये होता है किसका काम? सरकार का काम। लेकिन जो न्यायपालिका है, इसका काम क्या होता है? जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो सही है गलत है, उसका जो जांच करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना, ये काम होता है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। यानी जांच करना कि ये जो नियम, ये जो कानून हमारी संसद ने बनाया है, वो सही है या गलत है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करेगा हमारी न्यायपालिका। तो इन्हीं की जो पावर है उनको अलग अलग कर दिया गया है। अब अगली बात करें आर्टिकल 51 के बारे में। अनुच्छेद अनुच्छेद 51। 51 बात करता है, वो करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा में अभिवृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और की सुरक्षा की अभिवृद्धि की। यानी जो भारत सरकार हो, वित्तीय नीतियां जो क्या है उसका संवैधानिक आधार हो। कुछ अन्य तथ्यों के ऊपर बात करें, जो इनके ऊपर कुछ केस भी आते हैं, यानी डीपीएसपी के ऊपर। सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे प्रोफेस जो के टी साहब थे, उन्होंने इस जो डीपीएसपी है उनको कहा था कि ये ऐसा भुगतान बैंक है जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इसके बारे में किस डीपीएसपी डीपीएसपी पर कथन की बात करें, कथन तो जो हमारे के टी साहब थे, के टी साहब, उन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है वो ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यानी बैंक चाहे तो इसे दे या ना दे, या ये डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा इच्छा पर निर्भर है। और एक थे सर आयरवर्ड जेनिंग्स, उन्होंने क्या है, इन्होंने कहा जो डीपीएसपी को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी। किसको? डीपीएसपी को। सर आयवर जेनिंग्स जेनिंग्स क्या कहा? डीपीएसपी को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी। अब बात करेंगे इनके ऊपर जो केस हुए थे, कुछ केस हैं किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? हमारे टीपीएसपी से। एक है कौन सा? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल केरल राज्य वाद। कब का है? 1973 का।
इसमें कहा गया है कि जनता के हित के लिए क्या हो, अगर मौलिक, जनता के हित के लिए क्या थे, पहले मौलिक अधिकार थे। अगर इधर सरकार का जो दायित्व है वो डीपीएसपी थे, अगर ये आपस में टक तो ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में टकराने लगे। और इसमें और इसमें कहा गया है, यह भी क्या है कि अगर मौलिक अधिकार डीपीएसपी से उच्च हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो, डीपीएसपी से क्या हो, उच्च हो, यानी फंडामेंटल ऊंचे हो, तो इसमें क्या हो, तो किसको प्रधानता दी जाएगी, वो प्रधानता दी जाएगी, वो प्रधानता दी जाएगी हमें ये फंडामेंटल राइट्स को। और इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको रोक दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। ये कहा गया था हमारे केशवानंद भारती केस में। और एक होता है इंदिरा, इंदिरा के समय क्या हुआ था, इंदिरा के समय 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इसमें इस संशोधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, मौलिक अधिकारों से क्या है, श्रेष्ठ है। अगर डीपीएसपी की पूर्ति के लिए क्या है, अगर कुछ मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, दबाया जा सकता है। ये कब कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था, 1976 में। इसके इसके द्वारा क्या हुआ, अगर हमारे फंडामेंटल जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकारों से क्या है, श्रेष्ठ है, तो इसकी डीपीएसपी की पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ मौलिक अधिकारों को दबाया जा सकता है। ये कहा गया था इसके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बात और आता है, एक और होता है मिनर्वा मिल्स बात 1990 है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें कहा गया जो न्यायपालिका ने निर्णय लिया, ना तो क्या है मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और ना ही क्या डीपीएसपी श्रेष्ठ है। इन्होंने क्या है एक दूसरे को क्या है, क्या माना है, पूरक माना है। इन्होंने क्या है, एक दूसरे को क्या माना है, समान माना है। और इनमें क्या है, दोनों में मध्य क्या है, समान संतुलन बनाने की क्या बात कही है, किसमें कहा गया है, यानी एक दूसरे के क्या है, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ये किस में कहा गया है, मिनर्वा मिल्सवाद में। तो ये थे हमारे किसके, जो हमारे राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व हैं उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।